ये बात उन दिनों की है जब मैं, मेरी अम्मी, मेरा भाई और उनके बीवी बच्चे अब्बा के फौत यानी उनके दुनिया से चले जाने के उसी पुराने मकान में रहने आ गए थे जो वो हमारे लिए आखिरी निशानी के तौर पर छोड़ गए थे। अब्बा के गुजर जाने के बाद घर के हालातों में ज़रा कमी वेशी आ गई थी, क्योंकि अब्बा की कमाई से घर का अच्छा खासा खर्च निकल जाया करता था, जिससे अम्मी सब कुछ सहेज कर रखती थी। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद सब कुछ उथल पुथल सा हो गया था। भाई की एक मखसूसन सी नौकरी थी जिनसे घर का खर्च मुश्किल से ही चल पाता था। इतने से पैसों से वो बेचारे भी क्या क्या करते। उनके 2 बच्चे थे जिनकी पढ़ाई खर्चा और फिर घर का भी खर्चा चलाना मुश्किल होता जा रहा था। घर के हालातों को देख मैंने घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, ये सोच कि अम्मी की कुछ मदद हो जाएगी। हम जिस मकान में रहने आए थे उन दिनों वहां एक अफवाह फैली हुई थी कि इस मकान में जिन्हों का बसेरा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो हमें वहां रहकर ही पता चलता, क्योंकि मोहल्ले के लोग आकर कई खौफजदा बातें बोल जाया करते थे, जिसे सुन अम्मी उनसे ये कह देती, देखो भाई, हम ठहरे नमाज कुरान करने वाले, इबादत गुजार, घर को साफ सुथरा रखने वाले लोग, इसलिए अगर यहाँ कोई दूसरे परिवार का बसेरा है भी तो हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। अम्मी की बातें सुन वो औरतें तो चली जाती, मगर फिर मेरे मन में ये सोच चलने लगती कि क्या यहाँ सच में जिन्न जिन्नात होंगे। कुछ दिन बीते और अब हमें घर में उनके होना महसूस होने लगा था, यानी कि घर में कुछ ऐसे वाकयात होने लगे थे जो सच में बहुत अजीबोगरीब थे और जिनसे हमें उनके होने का एहसास हो रहा था। वो वाकयात कुछ ऐसे थे कि जब अम्मी आंगन में बैठकर नमाज अदा किया करती तब उस वक्त अचानक से ठंडी ठंडी हवा चलने लगती अम्मी के इर्द गिर्द। ऐसा लगता था मानो कोई अम्मी के इर्द गिर्द खड़े होकर उन्हें पंखा झल रहा हो और अम्मी भी नमाज अदा कर अपने दाएं बाएं फूंक देती थी। फिर जब मैं आंगन में बैठकर बच्चों को पढ़ाया करती तो यूं लगता कि जैसे वहां कोई मेरे पीछे खड़ा मुझे तक रहा हो। एक रोज तो यूं हुआ कि मैं आंगन में बैठी बच्चों को किताबें पढ़ा रही थी कि अचानक बिरयानी, जर्दे और कोरमे की लजीज खुशबू आने लगी। मेरी अम्मी तो उस समय रोटियां सेक रही थी और हमारे घर में ऐसा कुछ बना नहीं था। फिर ये खुशबू कहां से आ रही थी ये सोच मैंने अम्मी से पूछा, अम्मा ये बिरयानी कोरमे की बेहतरीन खुशबू कहां से आ रही है भला? अम्मी ने फौरन से मुस्कुराकर कह दिया, लगता है पड़ोसियों की यहां दावत पक रही है आज, ये खुशबू वहीं की है। अम्मी का इशारा हमारे घर के छत वाले पोर्शन की ओर था, जो वैसे तो हमेशा बंद ही रहता था, मगर वहां से हमेशा आवाजें आती रहती थी लोगों के हलचल करने की। अम्मी की बात सुन मैंने मस्खरी करते हुए उस माले की और एक तिरछी निगाह डालते हुए कह दिया, अरे अम्मा, ये कैसे पड़ोसी है, हमारे जो अकेले अकेले दावत पकाकर खाते हैं और हमें पूछते भी नहीं। मैंने तो सुना था कि पड़ोसी खुदा की दी हुई नेमत की तरह होते हैं, मगर यहां तो लोग अकेले अकेले बिरयानी कोरमे खा हैं। बताओ जरा कोई दीन ईमान है कि नहीं। मेरा यह कहना खत्म हुआ ही था कि यकीन माने कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मुंह की निकली हर बात सच हो गई। यकदम दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने जाकर दरवाजा खोला तो 2 औरतें पूरे नकाब में ढकी हुई हाथ में ट्रे लिए आई और अम्मी को पकड़ाती बोली, ये लो बहन, आज हमारे यहां दावत पक्की है, ये उसी का हिस्सा है। अम्मी ने मुस्कुराकर उनसे ट्रे ले लिया और वे दोनों सलाम कर चल निकली। मैं हैरान परेशान अम्मी की तरफ दौड़ी ये देखने की दावत में क्या आया है। मैंने ट्रे देखा तो वही बिरयानी कोरमा जर्दा देख हैरान रह गई, ये सोच सोच कि क्या सही में यहां वे लोग रहते हैं, और अगर रहते भी है तो अभी तक उन्होंने हमें कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। मैंने ये तो सुना था कि जिन्न जिन्नात बुरे के साथ अच्छे भी होते हैं, जो बिल्कुल हमारे जैसे रहते हैं और उनका रवैया बिल्कुल इंसानों जैसा होता है। वो भी खुदा को मानते हैं और उनकी इबादत करते हैं। और यही बात एक रोज़ हमें पता चली जब हम गांव के पास वाले दरगाह पर गए फातिहा पढ़ने। वहां अम्मी ने मौलवी साहब को बताया कि हमारे घर में ऐसा ऐसा होता है, और मौलवी साहब ने हमें बताया कि वो एक जिन्नाती परिवार है जो सालों से आपके घर के ऊपर वाले माले पर रहती है। वो एक अच्छा इबादत गुजार परिवार है जिसमें माँ बाप और उनका एक नौजवान बेटा है रहता है। उन लोगों ने आप लोगों को अगर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है तो इसका मतलब ये है कि वे सभी आप लोगों को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आप उनके साथ ही रहें। वे आपसे खुश रहते हैं क्योंकि आप लोग घर में नमाज कुरान करते रहते हैं और घर को साफ सुथरा रखते हैं। मौलवी साहब की बातें सुन मैं ज़रा परेशान हो गई थी, लेकिन अम्मा खुश थी, ये सोच कि चलो हमारा कोई हमसाया तो है।
एक रोज़ शाम के वक्त मैं खुले बाल लेकर छत पर टहल रही थी कि तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे बालों पर अपना हाथ फेरा। मैं घबराई, डरी, सहमी, खुद में डूब कर आंखें नीचे बुदबुदाई। देखें, अम्मा कहती हैं यहाँ जिन्हों का परिवार रहता है, अगर आप उन्हीं में से एक है तो खुदा के वास्ते मुझसे 4 कदम दूर रहें। मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। अभी मैंने ये कहा ही था कि तभी मेरे कानों में एक चाशनी भरी आवाज़ गूंजी। आप फिक्र ना करें रमशा, अब से मैं आपसे 4 कदम के फासले पर ही रहूंगा जब तक आप चाहेंगी। उस आवाज़ की कशीश ने मुझे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था, लेकिन खौफ के मारे मैं चौंकी। मैं घबराई अपना नाम सुनकर। मैंने फौरन अपनी आंखें खोली तो सामने देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए और तभी मेरे कानों में अम्मी की आवाज़ गूंजी। अरे ओ रमशा, शाम का समय है, तुम ऊपर क्या कर रही हो इस वक्त? फौरन नीचे आओ। अम्मी की पुकार सुन मैं खौफ के मारे आनन फानन में उल्टे पैर नीचे की ओर दौड़ी। मैं घबराती कपकपाते कदमों से चलकर नीचे आ रही थी, सीढ़ियों से भागती हुई, कि तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं औंधे मुंह गिरने वाली थी कि एकदम किसी ने मेरा आंचल पकड़ थाम लिया और मैं गिरने से बच गई। आंचल पकड़ने से क्या कोई गिरता नहीं, यह सोचने वाली बात है कि आंचल का वजन इंसान के मुकाबले इतना कुछ होता नहीं, तो फिर एक हल्के से दुपट्टे के सहारे मैं कैसे बच गई? बहरहाल ये तो कुछ नहीं था। मैंने तो जब पीछे मुड़कर देखा तो और हैरतज़दा हो गई, क्योंकि मैंने देखा मेरा आंचल एक कील से अटका है, वो भी बड़ी सख्ती से। खौफ के मारे मैं अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़े ये नज़ारा देख रही थी कि तभी मेरा आंचल उड़कर मेरे सर पर अड़का। तभी अम्मी आ गई ये कहती हुई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो आओ, चलकर मगरिब की नमाज अदा करो, फिर रोटियां सेक देना, भाई आने वाला है तुम्हारा। अम्मी की बात पर मैं गुमशुदा होकर उनके साथ चल दी, मगर मेरी निगाह बार बार पीछे सीढ़ियों पर जा रही थी। उस वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे वहां कोई मुझे खड़ा देखकर मुस्कुरा रहा हो। देर रात में आंगन में बैठी किताब पढ़ रही थी। आंगन में जलती डिम बत्ती तले खाट पर औंधे मुंह लेटे लेटे। मुझे ऐतिहासिक नोवेल पढ़ने का बड़ा ही शौक था। मैं अक्सर रात के खाने के बाद नोवेल लेकर बैठ जाया करती थी पढ़ने के लिए। जून की गर्मी थी और आंगन में बड़ा हव्स यानी गुम्मस फैला हुआ था हवा न चलने के कारण। पेड़ की 1-2 पत्तियां हिलती थीं, फिर रुक जाती। ये देख मैं गुस्से से बुदबुदाई, ओह ये क्या बेरहमी है जो हवा का नामो निशान गुम है आज। ओ खुदाया, इतनी गर्मी है, कुछ तो रहम करो। मेरा बुदबुदाना था कि यकायक आंगन में ठंडी हवा के झोंके बहने लगे। मैं ये देख सकपकाई अपने इर्द गिर्द झांकते हुए। अम्मा, भाभी, बच्चे, भाई सब सो चुके थे सिवाय मेरे। मैं आंगन में अकेली और सारा घर सन्नाटा। ये देख मेरा दिल होला अंदर से और मैं घबराई। मैंने अंदर ही अंदर मन में व्रत करना शुरू कर दिया खुदा का नाम लेते हुए। फिर फौरन खटिये से उठी और चप्पल पहन दौड़ी अपने कमरे की तरफ। मेरा 2 कदम दौड़ना था कि तभी पीछे से मेरे कानों में आवाज़ आई, रमशा, आप अपनी नोवेल तो यहीं भूले जा रही है। खौफ के मारे मेरा दिल दहला। फिर कांपते नज़रों के साथ मैंने पीछे मुड़कर देखा, थरथराते हुए। मेरे सामने एक 7-8 फुट का लंबा शख्स खड़ा था, अपनी नूरानी सूरत लिए, बदन पर सफ़ेद लिबास, हाथों में तस्बीह, सर पर टोपी और आंखें उसकी नीले समंदर जैसी। उसकी शहद से मिट्टी कर्कश आवाज़ जिसने मुझे लुभाने में एक लम्हा न गवाया। मैं कब उसकी ओर खींची चली गई मुझे होश ही ना रहा। उस रात मैंने उसे पहली दफ़ा देखा और फिर देखती ही रह गई। उस रात के बाद अब वो मुझे हर रोज़ नज़र आने लगा था और हम घंटों बातें करते रहते थे। उसने अपना नाम मंजर बताया था और वो मुझसे मोहब्बत करने के दावे किए करता था, मुझे कभी ना छोड़ जाने के वादे किए करता था। अब मैं भी उसे पसंद करने लगी थी और हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। कुछ महीने बीते, हम यूं ही साथ साथ रहने लगे। मैं घंटों उससे बातें करती रहती बिना किसी की परवाह किए। मुझे तो यूं लगने लगा था कि यह सब हकीकत में हो रहा है। इसलिए जब एक दिन अम्मी ने मेरी शादी की बात छेड़ी तो मैं यकदम उन पर उखड़ गई, ये कहती हुई कि मैं किसी को पसंद करती हूं और उसी से शादी करूंगी। ये सुन अम्मी मुझसे बोली, अच्छे से जानती हूं तुम्हारी पसंद को मैं इसलिए कह रही हूं। हमने जो लड़का तुम्हारे लिए देखा है उससे शादी कर अपने घर चली जाओ, इसी में हम सबकी भलाई है। अम्मी की बातों पर मैं झारो कतार रोने लगी। सिसक सिसक कर तो अम्मी मेरे सर पर हाथ फेरती, कहा गई बेटा, भले ही मैं तुम्हें अभी दुश्मन लगूंगी, लेकिन कल को जब तुम उसके सम्मोहन से निकलोगी तो मेरा शुक्रिया अदा करोगी। ये बात तो वो सच ही कह गई थी। अगर उस वक्त ना होती, न जाने आज मैं कहाँ किस हाल में होती।
खैर, तो जब अम्मी ने मुझसे शादी की बात छेड़ी तो मैं रोती बिलखती अपने कमरे में जा पहुंची। चंद मिनटों में वहां मंजर हाजिर हो गया। ये पूछते हुए कि क्यों रो रही हो, तो मैंने उसे रो रो कर सब बता दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ नहीं, मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। बस तुम ये बात अपने इख्तियार में रखो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझसे ही निकाह करोगी। हाय मैं झल्ली उसकी बातों में आती रही, बिना ये सोचे समझे कि वो एक जिन्न है और उसका मेरा कोई जोड़ नहीं। लेकिन उस वक्त ये बात कहाँ समझ आई। देखते ही देखते अम्मी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया, मेरे लाख मना करने के बाद भी। ये उस रोज़ का वाकया है जिस रोज़ लड़के वाले मंगनी करने आ गए थे। मैं अपने कमरे में कमरा बंद किए बैठी थी कि अम्मी आई ये कहती हुई कि तुम अब तक तैयार नहीं हुई, उठो चलो तैयार हो जाओ। मैं खामोश बैठी घुटनों से सर लगाई झूम रही थी कि जैसे ही अम्मी ने मुझे छुआ मैंने तैश में आकर उन्हें दूसरी ओर धकेल दिया। उस वक्त यूं लगा जैसे मेरे अंदर कोई जिन्नाती ताकत आ गई हो। यकायक फिर मेरी आवाज़ भर्रा आई और आंखों में सुर्ख अंगारा दहकने लगा। अम्मी मुझे देख बोली, बेटा इसे छोड़ दो, हमारा तुम्हारा कोई बैर नहीं, न हमने तुम्हें कभी कोई परेशानी दी और न ही छेड़ा, तो फिर तुम क्यों मेरी बेटी के हवासों पर सवार हो गए हो। अम्मी अपनी झोली फैलाए रोती बिलखती फरियादें कर रही थीं कि तभी मेरे अंदर समाये मंजर ने कहा, मैं रमशा से मोहब्बत करता हूँ। रमशा मेरी मोहब्बत है और मैं रमशा को कभी किसी और का होने नहीं दूंगा। अम्मी रोती सिसकती बोली, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम तो सफ़ेद पोश लोग हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर तुम क्यों इस पर सवार हो, ये जानने के बावजूद कि इंसान और जिन्न का कोई मेल नहीं। मेरी बेटी को बख्श दो, ये एक माँ की फरियाद है, अल्लाह इसका तुम्हें जजा देगा। अम्मी अभी रो ही रही थी कि अचानक से दो काले नाग कमरे में दाखिल हो गए, अपने अपने फन फैलाए। मेरी अम्मी मजबूत दिल की पाकिज़ा औरत थी तो वो न घबराई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो दोनों नाग मंजर के अम्मी अब्बू हैं। इसलिए उन्होंने मजबूती से डटकर बोला, खुदा के वास्ते इससे कहें कि ये मेरी बेटी को छोड़ दे। और ये सुनते ही वे दोनों नाग पलक झपकते ही अपने इंसानी रूप में आ गए सलाम करते हुए। अम्मी उन्हें देख झुक कर बादब सलाम करती हैं, जिस पर वे दोनों कहते हैं, आप घबराई ना बहन, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। रमशा भी हमारी अपनी बच्ची की तरह है, हम उसे कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये कहते हुए मंजर के अब्बा ने मंजर से दहाड़ कर कहा, जाने दो इस लड़की को, अगर तुम्हें इससे सच में मोहब्बत है तो छोड़ दो इसे, क्योंकि इसी में इसकी भलाई है। उनके ये कहते ही मेरी आंखों से झारों कतार आंसू बहने लगे। ये आंसू मेरे नहीं बल्कि मंजर के थे, जो वो मेरी मोहब्बत में बहा रहा था। और उसने बिलखते हुए कहा, अब्बू मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं इसे कैसे छोड़ दूं। मैंने इससे वादा किया है कि मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा। बेटा, पाकीज़ा मोहब्बत जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती। अगर तुम्हें सच में हमेशा उसके साथ रहना है तो उसके इर्द गिर्द रहो, हवा बनकर, फूल बनकर, पेड़ बनकर या उसकी छाव बनकर। मंजर झारों कतार सूबक सूबक कर रो रहा था मासूम बच्चे की तरह। और तभी अचानक वो मेरे जिस्म से बाहर आ निकला और तभी उसके अब्बा ने उसे एक गुलाब के पौधे में बदल दिया। मैं जब होश में आई तब मुझे पीछे का कुछ याद नहीं था। मैं टुकुर टुकुर खामोशी से सबको तक रही थी कि तभी मंजर की अम्मी वो पौधा हाथ में लिए मेरी ओर आई, मुस्कुराते हुए ये कहती हुई, लो तुम्हारी शादी का तोहफा। मैं उन्हें देख हैरान परेशान थी, ये सोच सोच कि न जाने ये कौन मोहतरमा है, कि तभी वो मुझसे कहने लगी, ससुराल जाने के बाद इसे अपने इर्द गिर्द कहीं लगा लेना और रोज़ इसमें पानी डालना। अगर तुम इसका ख्याल रखोगी तो ये तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी को अपनी खुशबू से महका देगा। उन्होंने वो गुलाब का पौधा मेरी ओर बढ़ाया। मैं पौधे को तकती रही सुनी आंखों से। उसमें एक ही गुलाब था जो बेहद खूबसूरत था। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं हर रोज़ उस गुलाब के पौधे में पानी डालती हूँ और उसकी खुशबू से मेरा पूरा घर महकता रहता है। मैं अपने शौहर के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, लेकिन जब भी उदास होती हूँ तो अपने गुलाब से बातें कर लिया करती हूँ, जिससे मेरा मन बहल जाता है और उसे देख यूं लगता है कि जैसे ये मुझे सुन रहा है। दोस्तों, यहाँ ख़त्म होती है आज की पहली कहानी। साल 2018 जब हम आईपीएल के फाइनल का मैच देखने के बाद हमारी कॉलेज की छुट्टियों को एंजॉय करते हुए वापस हॉस्टल के लिए निकल पड़े। दरअसल उस वक्त हमारे कॉलेज की थोड़े दिनों की छुट्टियां हुई थी। ऐसे में हमारा एक प्लान था कि हम 4 दोस्त मिलकर एक ऐसी ट्रिप पर जाएं जहां पर हम पहले कभी ना गए हों। पूरा मैच देखने के बाद हम लोग वापस बाजार के लिए रवाना हुए। रात में हम लोग एक होटल के अंदर रुके,
लेकिन सुबह होने पर अब हमारे अंदर एक कीड़ा घूम रहा था। दरअसल अब हमें कहीं और जगह पर घूमने के लिए जाना था और ऐसे ही घूमते घूमते मेरी नज़र एक किताब पर पड़ी। उस किताब में एक खूबसूरत स्त्री की फ़ोटो लगी हुई थी और मुझे क्या चाहिए था, मैंने तुरंत उस दुकानदार से उस किताब को खरीद लिया। उस किताब को खरीदने के लिए मुझे लगभग 20 रुपए लगे और फिर मैं एक जगह पर बैठकर उस किताब को पढ़ने लगा। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र उस किताब में लिखी यक्षिणी पर पड़ी, तो मैं उसके बारे में कुछ पढ़ने लगा। अभी मैं उसके बारे में पढ़ ही रहा था कि मैंने देखा कि वह पूरी की पूरी किताब उस यक्षिणी पर छपी हुई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी, क्योंकि उस किताब पर छपी हुई वह तस्वीर भले ही काल्पनिक तस्वीर थी, मगर दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अब मैं आराम से उस किताब को एक जगह पर बैठकर पढ़ने लगा, लेकिन तभी मेरा दोस्त सुनील मेरे पास आया और बोला, अरे भाई तू क्या पढ़ने बैठ गया, चल ना घर चलते हैं। लेकिन मैं उसकी बातों को अनसुना करते हुए अभी भी अपनी किताब में मगन किताब पढ़ रहा था। लेकिन तभी उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर लगाते हुए कहा, और भाई चलना चलते हैं। लेकिन इस पर मैंने कहा, अरे नहीं यार, अभी तो हमें कहीं घूमने जाना है ना, और वैसे भी मेरे पॉकेट में तो पूरे पैसे हैं। और फिर सारे दोस्त मेरे पास आकर इकट्ठा हो गए। मैंने उनसे कहा कि यार चलो फिर से होटल में चलते हैं। मैंने उस किताब को अपनी बैग में रखा और होटल के लिए निकल गए। और फिर हम उस होटल में पहुंच गए। मेरा दोस्त सुरजीत, जो कि इन खूबसूरत स्त्रियों की किताब को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मगन रहता था, मैंने उसे उसके बारे में बताया तो वह भी उस किताब को मेरे साथ साथ पढ़ने लगा। फिर हमने उस किताब में पढ़ा कि भानगढ़ के किले में यक्षिणी नाम की एक आत्मा रहती है। फिर क्या था, सुरजीत तुरंत उतावला हो गया कि उसे अभी के अभी उसे भानगढ़ के किले में जाना है। मगर मैंने उसे किसी तरह समझाया कि हम लोग दिन में चलेंगे। मगर हम लगभग 6 दोस्त थे, उनमें से अब सिर्फ 3 बचे थे और 3 अपने घर के लिए लौट चुके थे। मैं, सुरजीत और राजीव, हम तीनों उस भानगढ़ के किले के लिए अब उस किताब में पढ़ने लगे। फिर हमने उसी ट्रिप पर जाने का तुरंत प्लान बनाया और हमारे दोस्त को भी बता दिया। हमने मैच तो देख लिया था, अब बाकी थी तो बस उस किले में दाखिल होने की। उस दिन तो हम होटल में ही रुके रहे और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर जाने का जो प्लान बनाया था, हम वहाँ जाने की तैयारी करने लगे। हमने यह तय किया था कि हम लगभग 3 दिन तक उस भानगढ़ के किले के पास रुकेंगे और उसके बाद हम वहाँ से ट्रेन पकड़कर सीधा भानगढ़ के किले के लिए रवाना हुए। फिर हम लोग जब भानगढ़ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर एक जंगल के पास एक बुढ़िया चाय बना रही थी। पूरा सफ़र बहुत लंबा था और अब धीरे धीरे शाम भी ढलने लगी। तो ऐसे में हम लोग उस बुढ़िया के पास गए और फिर बोले, अरे दादी जी, जरा हमारे लिए 3 चाय बना दीजिए। और फिर हम लोग वहाँ पर आराम से बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेने लगे। तभी उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो आप सब? तो मैंने उन्हें बताया कि हम लोग भानगढ़ के किले के पास जा रहे हैं। हम लोग वहाँ पर उस यक्षिणी की आत्मा को गलत सिद्ध करने के लिए आए हैं। और फिर क्या था, इतना सुनते ही वह बूढ़ी अम्मा हम पर भड़कते हुए बोली, तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं है? तुम जानते हो वहाँ पर उस यक्षिणी की आत्मा पहले तो लोगों को अपना शिकार बनाती है और उसके बाद वहीं भानगढ़ के उसी किले के अंदर उन्हें मार देती है। और क्या तुम लोग यह भी जानते हो कि भानगढ़ के राजा का अंत भी उसी यक्षिणी की वजह से हुआ था? उस यक्षिणी को यह श्राप दिया गया था कि वह मरने के बाद भी हवस की भूखी रहेगी। उनकी इन बातों को सुनकर मेरा एक साथी राजीव बोल पड़ा, अरे अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग उससे बचकर ही रहेंगे। और हम यह बात भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप अभी उस यक्षिणी की गलत बातों का शिकार हो चुके हैं। आप भी एक अंधविश्वास में जी रही हो। लेकिन उन्हीं के बीच में से सुरजीत एकदम से बोल पड़ा, अरे कुछ नहीं है, यह यक्षिणी सिर्फ लोगों का एक अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं। सुरजीत को इस तरह बीच में बोलता हुआ देख मैंने उन दोनों को पहले तो शांत किया और फिर उस बूढ़ी अम्मा से माफ़ी मांगते हुए कहा, अरे हमारी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि वैसे भी हम भानगढ़ के उस किले के अंदर नहीं जाएंगे। और इतना बोलकर मैंने उस बूढ़ी अम्मा को उसके पैसे दे दिए और फिर हम लोग वहाँ से उस भानगढ़ के किले की तरफ चल पड़े। अब धीरे धीरे रात का समय होने लगा, सूरज ढल चुका था और अब धीरे धीरे शाम ने अपना रूप धारण कर लिया
और अब चारों तरफ सन्नाटा सा बिखरने लगा। मगर हम इन सब चीज़ों से अनजान चुपचाप कुछ हवेली की तरफ चल पड़े। उस वक्त अंधेरा तो हो ही गया था, रात का वक्त हो चला था। और फिर हम लोग जब उस भांगड़ की हवेली के पास पहुंचे तो अचानक से मेरे दोस्त सुरजीत ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। मैंने कहा, अबे साले तुझे मरना है क्या अंदर जाकर? अगर उस हवेली के अंदर सच में यक्षिणी हुई तो फिर हमारी मौत तो पक्की है ना। इतना बोलकर मैं चुप हो गया, लेकिन शायद उसे मेरी बात एकदम से चुभ गई। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों की नज़रों से मुझे देखने लगा और फिर उसने मुझसे कहा, मैं अभी हवेली के अंदर जाऊंगा और तुम लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और इतना बोलने के बाद वह चुपचाप उस हवेली की तरफ चल पड़ा। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर वह रुका नहीं, तो हमने उसे कस के पकड़ा और फिर वापस वहीं पर बैठा दिया और फिर उसे किसी तरह शांत किया। मगर वह बार बार उसी भयानक यक्षिणी के बारे में सोच रहा था और मैं उससे काफ़ी डर भी रहा था। और फिर हम लोग वहीं पर आराम से बैठे रहे, लेकिन धीरे धीरे रात बीतने लगी तो अब हमें नींद आने लगी। हालांकि हम उस हवेली में जाना तो चाहते थे मगर रात का समय हो चला था, तो ऐसे में उस हवेली में जाना कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक भी अवश्य हो सकता था। तो हम लोगों ने वहीं पर उस हवेली के पास अपना अड्डा जमा लिया और फिर आराम से जाकर सोने लगे। लेकिन अभी भी हम सबके दिमाग में वही यक्षिणी चल रही थी। क्या सच में यक्षिणी है? और वह कैसी दिखती है? और वह कौन है और कहाँ रहती है? हम सब इसी के बारे में सोच रहे थे कि अचानक हमारा एक दोस्त बोल पड़ा, यार तुम लोगों को नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है? तो मैंने कहा, हाँ यार, पता नहीं क्यों मगर अंदर ही अंदर से एक बेचैनी सी महसूस हो रही है। लेकिन उस वक्त अब हम सभी को थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी, तो हम लोग आराम से खराटे मारकर सोने लगे। रात के करीब 1 बज रहे थे। चारों तरफ बस केवल सन्नाटा बिखरा हुआ था, लेकिन एक आवाज के चलते अचानक से मेरी नींद उड़ गई। दरअसल मैंने देखा कि कोई अपनी पायलों की आवाज से मुझे अपनी ओर मोहित कर रहा है। मगर तभी मेरी मोहित होने की इच्छा को अचानक से एक फोन ने तोड़ दिया। दरअसल अचानक से मेरा फोन की रिंग बज उठी। जब मैंने फोन देखा तब मैंने पाया कि फोन पर कोई और नहीं बल्कि मेरे घर से मेरे पापा हैं। फोन उठाते ही मैंने पापा को बताया कि मैं भानगढ़ घूमने के लिए आया हुआ हूँ। तो पापा ने मुझे कहा, वह तो अच्छी बात है, लेकिन याद रहे तुम भूल कर भी भानगढ़ की उस हवेली में मत जाना। मुझे पापा की बात कुछ अजीब सी लगी, क्योंकि मेरे पापा एक टीचर थे और टीचर का इन चीज़ों में विश्वास करना कोई छोटी बात नहीं होती है। उस वक्त मैं नींद में था, तो मैं फिर से आराम से सोने लगा। लेकिन रात के लगभग 2 बज रहे थे। चारों ओर केवल खामोशी पसरी हुई थी और अचानक से मुझे किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह आवाज़ मेरे एक दोस्त की थी, लेकिन वह चारों तरफ मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आया। मुझे लगा कि शायद वह नींद में ही बोल रहा है। और फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली और फिर मैंने फ़ोन की टॉर्च को ऑन किया तो देखा कि वहाँ चारों तरफ सिर्फ मेरा एक ही दोस्त लेटा हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन फिर क्या था, मैंने अपने उस दोस्त को जगाया और तीसरे दोस्त को ढूंढने के लिए निकल पड़े। हमें वह चारों तरफ कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। हमने उसकी काफ़ी जगहों पर तलाश की मगर कहीं पर भी उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन फिर हमें भांगड़ की उस हवेली के पास कोई जाता हुआ नज़र आने लगा और फिर हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागने लगे। तो हमने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि हमारा ही दोस्त था, जो कि उस हवेली की तरफ चल पड़ा। हम उसके पीछे पीछे उस हवेली के अंदर अचानक से दाखिल हो गए। हमें तो पता ही नहीं चला कि कब हम उस हवेली के अंदर आ चुके थे। फिर जब हमने देखा तो हवेली के दरवाजे अपने आप ही बंद होने लगे और फिर हमने देखा कि अब हमारा दोस्त हमें उस हवेली की खाली जगह पर चारों ओर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर हम लोग वहाँ से सीधा उस हवेली के मेन दरवाजे की तरफ जाने लगे। लेकिन तभी हमें पीछे से एक आवाज़ आई, आओ मेरे पास। वह आवाज़ काफ़ी खूबसूरत के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मीठी लग रही थी। हम लोग तुरंत उस हवेली के एकदम अंदर तक पहुँच चुके थे। फिर जाकर हमने देखा कि हमारा दोस्त, जिसकी लाश हमारी आंखों के सामने पड़ी हुई थी, साथ ही उसका शरीर नग्न अवस्था में वहीं पर गिरा हुआ था। हमारी तो जान ही निकल गई।
फिर जब मेरे दोस्त ने अचानक से उसकी सांसों को चेक किया तो पता चला कि उसकी सांसें अब भी चल रही थी। यह जानकर हमें काफ़ी हद तक सुकून मिला, लेकिन हमने देखा कि उसके पूरे कपड़े खून से लथपथ थे। फिर हमने गौर से देखा कि उसका लिंग पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था और शायद इसी वजह से उसके पूरे कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे। फिर हमने उसे किसी तरह उठाया, लेकिन तभी हमें पायलों की छन छन की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो फिर हमने देखा कि हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री खड़ी थी। सच बताऊं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे खूबसूरत स्त्री अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। फिर मैं उसकी तरफ मोहित होने लगा, लेकिन मेरा दूसरा दोस्त काफ़ी समझदार था। उसके खूबसूरत बदन को देखकर मैं अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा था। फिर मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अचानक से यह मेरे दूसरे दोस्त ने मेरे हाथ पर मुझे चिंटी से काट लिया। मैं एकदम से उछल पड़ा और फिर मैंने देखा कि अब वह औरत वहां से गायब हो चुकी थी। हम यह बात अच्छी तरीके से जान चुके थे कि वह कोई और नहीं बल्कि एक यक्षिणी थी। मैं आपको बता दूं कि मेरा दूसरा दोस्त जो कि वह एक डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, तो उसने इन चीज़ों का काफ़ी नॉलेज था। सुरजीत ने उसे ठीक करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी और फिर सुरजीत ने अपने घरेलू नुस्खे से उसको तो बचा लिया, लेकिन उसका लिंग ठीक नहीं कर पाया। और फिर हम अपने उस दोस्त को लेकर एक कोने में जाकर बैठ गए ताकि हमें कोई खतरा ना हो। और फिर हम लोग कुछ देर तक वहीं पर बैठे रहे, लेकिन बाद में जैसे जैसे दिन होने लगा तो वह दरवाज़ा जिस पर ताला लगा हुआ था वह ना जाने क्यों लेकिन वहाँ से गायब हो गया सूर्य की पहली किरण के साथ। वहाँ पर एकदम से सब कुछ सामान्य हो गया और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। लेकिन उस दिन हमारे एक दोस्त ने अपनी प्राइवेट चीज़ को खो दिया। बाद में उसका इलाज भी हो गया, मगर शायद उस दिन हमारी यह बचकानी हरकत ना होती तो हमारे साथ कुछ भी ऐसा गलत ना होता। हमारे उस दोस्त ने बताया कि दरअसल वह स्त्री उस तब्बू के बाहर खड़ी हुई नजर आई थी और उसने उसके साथ संभोग किया और उसकी बुरी दशा करके उसे छोड़ दिया। और सही समय रहते हम उसके करीब पहुंच गए थे, जिस वजह से उसकी जान बच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। खैर उस दिन हम किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हुए और हमारी जान बच गई। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी मैंने अपने चैनल पर 2 या 3 दिन पहले ही अपलोड करी थी, हाईवे की। उस पर इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आए थे, सिर्फ 3000 ही आए थे, इसलिए मैं वो कहानी फिर से अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए सुनते हैं हाईवे की डरावनी कहानी। मेरा नाम सुनील है। यह हादसा मेरे साथ उस वक्त हुआ था जब मैं किसी काम के लिए अपनी बुआ के पास जा रहा था। दरअसल मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। साल 2018 जो कि मेरे लिए एक बहुत ही बुरा साल साबित हुआ। मैं नहीं जानता था कि इस साल के अंदर मेरे साथ एक ऐसा हादसा होने वाला है जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक सच्चाई को बयां करने वाला था। उस वक्त जब मैं अपनी बुआ के पास कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ था, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरी बुआ का घर हमारे गांव से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि ज़्यादा दूर तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, क्योंकि वह एक ऐसा रास्ता है जहां पर बुरी ताकतों के मंडराने का कोई भी सीमा नहीं है। मगर जब मैं अपनी बुआ के घर गया तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो बुराई की ताकत मेरे साथ मेरे घर के अंदर दाखिल हो गई। रात के करीब 8 बजे जब मैं अपनी बुआ के घर से वापस लौटने के लिए तैयार हुआ तो मेरी बुआ ने मुझसे कहा, अरे बेटा कल सुबह चले जाना। मैं बोला, अरे नहीं बुआ जी, वह क्या है ना कि कल मेरा एग्ज़ाम होने वाला है तो मुझे बहुत ही जल्दी पहुंचना है और वैसे भी घर में मुझे पढ़ाई भी करनी है। मेरा इतना कहने के बाद मेरी बुआ कुछ बोल ना सकी, क्योंकि अब बात मेरे एग्ज़ाम पर आ चुकी थी, तो ऐसे में अब उनका कोई हक भी नहीं था। और उसके बाद मैं और मेरा दोस्त नवीन हम दोनों बाइक पर बैठ गए। हम दोनों हमारे घर के लिए रवाना होने लगे, लेकिन अभी तो हमारा सामना कसवाली के उस हाईवे से होने वाला था जिसके बारे में हम दोनों अनजान थे। हम दोनों चुपचाप ड्राइव करते हुए आराम से बाइक पर बैठे हुए थे और इस वक्त मैं बाइक को ड्राइव कर रहा था तो वहीं नवीन मेरे पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। हम दोनों ऐसे ही बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि नवीन मुझसे बोल पड़ा, यार आज काफ़ी भूख लगी हुई है और तेरी बुआ के घर
हम खाना खाकर भी नहीं आए, तो क्यों ना हम एक ढाबे पर रुक जाएं। नवीन की ये बात मुझे भी कहीं ना कहीं ठीक लगी, क्योंकि भूख तो मुझे भी लग रही थी। हम जब थोड़ा आगे गए तो हमने देखा कि हमें वहाँ पर एक ढाबा नजर आ रहा था। मैंने बाइक उस ढाबे की तरफ मोड़ ली और फिर हम लोग उस ढाबे के पास पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर चाय के साथ सिर्फ बिस्किट ही मिल रहे थे। मैंने और नवीन ने थोड़ा नाश्ता किया और फिर से बाइक पर बैठने लगे। तभी उस ढाबे के मालिक ने हमें कहा, अरे भाई साहब, आप उस कसवाली के हाईवे के पास से जा रहे हैं क्या? तो मैंने उसे बताया कि हाँ, हम लोग उसी हाईवे के करीब से जा रहे हैं। तो मानो उस आदमी का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। वह अपनी तिरछी नज़रों से हमारी तरफ देखने लगा। उसके देखने का नज़ारा काफ़ी डरावना लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस हाईवे का नाम लेते ही मानो उसके अंदर भी डर की एक ज्वालामुखी फूट गई हो। लेकिन उसके बाद मैंने उसकी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वह आदमी मुझसे एक बात बोल पड़ा, देखो भाई साहब, वह रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रात में वहाँ पर कुछ आत्माएं भटकती हैं जो हमारे साथ हमारे घर के लिए रवाना हो जाती हैं और फिर हमें मौत के घाट उतार देती हैं। उसकी यह बातें मुझे अंदर ही अंदर हंसाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दिल्ली के एक युवा को इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास होना शोभा नहीं देता और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मुझे भूत प्रेतों की चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो मैं चुपचाप हाईवे पर ड्राइव करने लगा। लेकिन जब मैं थोड़ा आगे गया तो अचानक से मैंने देखा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई लाल लाल कपड़े पहने मुझे मेरे बिल्कुल सामने नज़र आ रहा था। मगर जब मैंने उस पर ज़्यादा गौर किया तो अचानक से मुझे वह चीज़ वहाँ से गायब होती हुई नज़र आई। अभी मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मैं चुपचाप बाइक को ड्राइव करने लगा। लेकिन तभी मुझे कदमों के पटकने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो कि मेरे बिल्कुल पीछे से आ रही थी। और अब मुझे उस ढाबे के मालिक की बातें भी याद आने लगी। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? उस कदमों की आवाज़ इतनी साफ साफ जो आ रही थी, मानो कोई बिल्कुल मेरे पीछे से अपने चप्पलों के साथ जोर जोर से आवाज़ें दे रहा था। और फिर मेरे दोस्त नवीन ने भी बताया कि उसे भी वह आवाज़ आसानी से सुनाई दे रही थी। लेकिन मैंने उस चीज़ पर फिर इतना ज़्यादा गौर नहीं किया और बाइक को आगे भगाने लगा। अब मेरी बाइक लगातार फुल स्पीड में दौड़ रही थी। सामने की तरफ से कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी और ऊपर से अब धुंध का माहौल छा गया, जिस वजह से मैं अपनी बाइक की लाइट के द्वारा सामने देखने में सक्षम नहीं था, क्योंकि मुझे सामने की तरफ केवल और केवल धुंध ही नजर आ रही थी। और फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत ही तेजी से हमारे एकदम करीब से गुजर गया, जो हमें दिखाई भी नहीं दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस ढाबे के मालिक ने मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही डर डाल दिया, जिस वजह से अब मुझे बाइक ड्राइव करने में भी मुश्किलें पैदा हो रही थी। खैर, अचानक से एक गाड़ी जो कि फुल स्पीड में आई और हमारे इतने करीब से गुजर गई, मानो हम बाल बाल बच गए। उस गाड़ी को इतना तेज भागता देख मेरा दोस्त नवीन चिल्लाया और बोला, अबे साले, तुझको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? या तो तू खुद मरेगा या तो दूसरे को मारेगा। और इतना बोलकर वह शांत हुआ ही था कि अचानक से उसने देखा कि उसके सामने से वही गाड़ी एक बार फिर से उसकी तरफ भागती हुई नजर आ रही थी। और इस बार वह गाड़ी हमारे करीब से नहीं गुजरी, बल्कि उसने हमारी बाइक को इतनी जोर से टक्कर मारी कि हमारी बाइक लगभग 10 फुट ऊपर जाकर उछलकर नीचे गिर पड़ी। और फिर मुझे मेरे जिस्म के ऊपर काफ़ी दर्द महसूस होने लगा। लेकिन मैं एक कच्चे रास्ते में गिरा था, जिस वजह से हम दोनों को ज़्यादा चोट नहीं आई। लेकिन अब हमें वह गाड़ी चारों तरफ कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। और साथ ही जब हमारी नज़र हमारी बाइक पर पड़ी तो हमने देखा कि अब हमारी बाइक की हालत ख़राब हो चुकी थी। दरअसल बाइक पूरी तरीके से खंडित हो चुकी थी। यह देखने के बाद मुझे गुस्सा तो बहुत ज़ोर से आया, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। अब मुझे और मेरे दोस्त नवीन को वहाँ से पैदल ही यात्रा तय करनी होगी। लेकिन तभी नवीन एकदम से वहीं पर बैठ गया और फिर वह एक भयानक आवाज़ में बोल पड़ा, तुम लोगों ने मुझे गाली दी, तुम लोगों ने यह अच्छा नहीं किया। अब मैं इसको इसकी ज़िंदगी ख़त्म करने पर मजबूर कर दूंगा। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर नवीन क्या बोल रहा था। मैंने तुरंत नवीन के बाल पकड़कर एकदम से खींच लिए, लेकिन तभी उसने मेरा गला पकड़ा और मुझे नीचे गिरा दिया। एक दुबले पतले शरीर में इतनी ताकत को देखकर मैं तो एकदम से चौंक गया, क्योंकि मेरी सारी हड्डियां तक हिल चुकी थी। उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई
और फिर अचानक से नवीन वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। मैंने अपने बैग में से पानी की बोतल निकाली और उसके मुंह पर छींटे मारने लगा और फिर मैंने किसी तरह से नवीन को होश में लाया। तो नवीन जब होश में आया तो तब वह मुझे बिल्कुल सम्मानने लग रहा था। उसके अंदर मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि उसने अभी अभी मुझे उठाकर एकदम से नीचे पटका हो। फिर मैंने नवीन को कहा, तुम ठीक हो ना? तो नवीन ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। और उसके बाद हम लोग वहां से उठकर वापस अपने रास्ते की तरफ रवाना हो गए। अभी हम दोनों लोग उस रास्ते की तरफ रवाना हुए थे कि अचानक एक बार फिर नवीन जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर मेरी तरफ अपनी खतरनाक आंखों से देखने लगा। नवीन की ये हरकतें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। पहले तो मुझे सिर्फ यही लगा कि जरूर उसका कोई यह मजाक होगा, लेकिन वह कोई उसका मजाक नहीं था। और फिर अचानक मैंने देखा कि नवीन के सर के ऊपर अचानक से एक टीका निकल गया और उसका पूरा का पूरा हुलिया चेंज हो चुका था। अब उसका पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था, मानो उसका पूरा शरीर किसी लावे के अंदर से बाहर निकला हो। और फिर अचानक से वह एक बार फिर वहीं पर बैठ गया। अब मैं उससे परेशान हो चुका था। उसकी हरकतें अब मुझे बहुत ही बेकार लगने लगी। लेकिन तभी मुझे वहां पर एक झोपड़ी नजर आने लगी। जैसे ही मेरी नज़र उस झोपड़ी की तरफ गई तो जब मैंने उस झोपड़ी पर एक नज़र ठीक से मारी तब जाकर मैंने देखा कि वह झोपड़ी किसी साधु बाबा की लग रही थी। मैंने तुरंत वहां पर जाना ठीक समझा, क्योंकि अब मुझे नवीन की हालत बहुत ख़राब लग रही थी और उस ढाबे के मालिक ने जो मुझे बताया था वही अभी नवीन के साथ हो रहा था। मैं तुरंत उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक साधु बाबा अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। लेकिन तभी नवीन एकदम से चिल्लाया, मुझे इसके अंदर नहीं जाना है, मुझे यहाँ से ले चलो। दरअसल मैं उन बाबा को अच्छी तरीके से जानता था। उनका नाम हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। जब भी हमारे गांव वालों को ऐसी कोई बीमारी होती जो कि किसी अनजानी ताकत की होती तो वह लोग उन्हीं बाबा के पास जाते थे और उनसे उनकी राय लेना ही एकदम ठीक समझते थे। और फिर उन बाबा ने मुझे नवीन को अंदर लाने का इशारा किया, लेकिन जब मैंने नवीन को हाथ लगाया तो उसने एक ही झटके में मेरा पूरा शरीर हिला के रख दिया। मगर उसके बाद मैंने नवीन के घर वालों के साथ साथ मेरे घर वालों को भी हमारे साथ हुए पूरे हादसे के बारे में बता दिया। लेकिन अब तक मैं यह नहीं जान पाया कि आखिर नवीन ने ऐसी कौन सी हरकत की जिसकी वजह से उस पर भूत प्रेत का साया मंडराने लगा, क्योंकि अब मुझे भी इन चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था। दरअसल नवीन की तबीयत कुछ इस प्रकार से थी मानो सच में उस पर कोई भूत प्रेत का साया मंडराता हो, क्योंकि नवीन के अंदर कभी भी इतनी ताकत नहीं थी कि वह मुझे एकदम से उठाकर नीचे फेंक दे। लेकिन उसके बाद सही समय पर मेरे घर वालों के साथ साथ नवीन के घर वाले भी उस बाबा के पास पहुंच गए। उस वक्त रात के लगभग 3 बज चुके थे और मुंबई जैसे शहर में रात के करीब 3 बजे निकलना एकदम सही रहता है, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक बहुत ही कम रहता है। और वैसे भी हमारा गांव मुंबई के एकदम करीब से ही पड़ता था, तो ऐसे में ट्रैफिक का सामना करना हमारे लिए एक सामान्य सी बात थी। लेकिन फिर उन बाबा ने मेरे पापा से कुछ नारियल और कुछ अगरबत्ती के साथ साथ घी वगैरह भी मंगवा लिया और फिर वहीं पर एक घेरा बना दिया। और उसके बाद हम दोनों ने किसी तरह नवीन को पकड़कर उसके घेरे के अंदर बैठाया। मगर हमें पता था कि नवीन के अंदर उस समय कितनी ताकत थी, लेकिन हमने किसी तरह मुश्किलों को पार करते हुए उसे उस घेरे के अंदर बैठाया। और उसके बाद उन बाबा जी ने उसके ऊपर झाड़ फूंक करना शुरू कर दिया। बाबा ने धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और उसके साथ ही नवीन के अंदर से एक अलग प्रकार की परछाई सी नजर आने लगी। और फिर अचानक से नवीन जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ इतनी जोर की थी कि वह पूरी झोपड़ी बेहद जोर से गूंज उठी। सच में उस दिन नवीन का यह रूप देखकर हर किसी आदमी का दिल दहल सा जाए, और ऐसा ही मेरे साथ था। मैं काफ़ी डरा हुआ एक कोने में खड़ा हो गया। अभी मैं उस कोने में खड़ा ही था कि उस पंडित बाबा ने पूछा कि आखिर नवीन ने बीच रास्ते में गालियाँ किसको दी थी। फिर मुझे याद आया कि नवीन ने उस गाड़ी वाले को काफ़ी बुरा भला कहा था। और उसके बाद बाबा ने बताया कि दरअसल उस गाड़ी के अंदर कोई इंसान नहीं, बल्कि वह एक गाड़ी एक प्रेत की दुनिया की गाड़ी थी, और वह हर एक साल में एक बार उस हाईवे से गुजरती है। और इस बार उसने आपको शिकार बनाया, मगर उस दिन किसी भी तरह नवीन को बचा लिया गया।
और उसके बाद हम लोग हमारे घर लौट आए। लेकिन आज भी वह बहुत ही भयानक दिल दहला देने वाली घटना मेरे दिल के अंदर बैठी हुई है। उसके बाद से मुझे भी भूत प्रेतों जैसी चीज़ों पर काफ़ी हद तक विश्वास होने लगा और आज मैं इनके नाम से भी बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता हूँ। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।